Hello, it's Dr. Bhatt here, feeling glad to uh, present this video, which is related to our concepts of equivalent weight. सबसे पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज मेंट बाय इक्विवेलेंट, और तब उसके बाद हम कह सकते हैं कि आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। अब आप देखिए, यहाँ एक इमेज है, पिक्चर है। इसमें एक आइसक्रीम और 10 पेंसिल एक साथ दिखाई गई। एक आइसक्रीम और 10 पेंसिल दोनों अलग-अलग चीजें हैं। इसमें किसी तरह की समानता तो समझ में आती नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो कहीं से इसकी समानता होती है। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम 20 रुपए की आ रही है और पेंसिल भी 10 पेंसिल 20 रुपए की हमको मिल गई, 20 रुपए। तो कॉस्ट वाइज मूल्य के हिसाब से, दाम के हिसाब से दोनों में समानता है। और क्या समानता है? कॉस्ट वाइज। दोनों चीज तो अलग अलग है, लेकिन समानता फिर भी है। तो कॉस्ट के हिसाब से, दाम के हिसाब से, यानी एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट, बेसिस, एक आधार है समझने के लिए। इस आधार पर अगर हम देखें तो पेंसिल और आइसक्रीम बराबर, पर असमानता है, बराबर तो नहीं, हो ही नहीं सकती। और जब इस तरह की समानता या आइडेंटिकल दिखाई पड़ती है तो हम उसको 3 पैरेलल लाइन से इस प्रकार से जो लिखी हुई है, इससे हम बताते हैं, दैट मीन्स इक्विवेलेंट। नो कंफ्यूजन, इक्विवेलेंट और इक्वल में बहुत फर्क है। सो समराइज, वी कैन, संक्षिप्त में हम ये बता सकते हैं, वी कैन समराइज दैट व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर आइडेंटिटीज, उसको हम आइडेंटिटी को बोलते हैं, आर आइडेंटिकल इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, दे आर रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट। अलग अलग चीजें किसी प्रकार से उनमें कोई समानता है तो हम उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर व्हाट इज मेंट बाय इक्विवेलेंट वेट। ये तुल्यांकी भार जो कि हम हमेशा यूज करते हैं केमिस्ट्री के अध्ययन में, उसका क्या तात्पर्य है और क्यों हम यूज करते हैं, इससे क्या फायदा है। और तो उसको अगर हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो equivalent weight of an element or a compound is defined as the number of parts by weight of an element which would combine with or displace 1 part by weight of hydrogen, 8 parts by weight of oxygen, and 35.5 parts by weight of chlorine. ये परिभाषा, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, इन्हीं शब्दों में याद रखना। Mind it, when there is a definition, we shall come across this term several times in our study. When we have to define, means there are certain set words to define it. और इसे बताने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग हो, इस्तेमाल हो, इन्हीं शब्दों को यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो चूंकि ये भार है, वेट है, equivalent weight of an element, it may be an element or a compound, इसको भार के हिसाब से ही बताते हैं। किसी भी एलिमेंट का वह वजन जो क्रिया करे, संयुक्त हो या डिस्प्लेस करे, विस्थापित करे, कितना? 1 भाग वजन के हिसाब से हाइड्रोजन, 8 भाग ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स बाय वेट भाग ऑफ क्लोरीन। ये तो अंग्रेजी या हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन हुआ और ये डेफिनेशन। लेकिन आगे हम पढ़ें, इसके लिए इससे पहले हमें आपको बताना चाहेंगे कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
और क्लोरीन को ही क्यों चुना गया इक्विवेलेंट वेट के को समझाने के लिए, इक्विवेलेंट वेट को परिभाषित करने के लिए, इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करने के लिए। नॉर्मली ये देखा जाता है कि कोई भी पदार्थ हो, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, ये तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा, या ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, या क्लोरीन से, जो कि मेजरेबल होगा, जिसको हम नाप सकते हैं, वजन ले सकते हैं, स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन निकाल सकते हैं वजन के अनुसार। तो इनको हमने चुना है। अब ये 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग वजन के हिसाब से ऑक्सीजन बराबर। कैसे बराबर होते हैं? वो संयोजकता के आधार पर है। हम एक कंपाउंड जानते हैं H2O, वाटर। वाटर में अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, संयुक्त है एक मॉलिक्यूल में। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु संयुक्त होकर के वाटर बनता है, कंबाइंड होकर के। और वजन अगर देखा जाए तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 16, 16 भाग ऑक्सीजन। 2 से 16 का रिएक्शन, तब पानी बनता है। तो 1 हाइड्रोजन बराबर होगा 8 भाग ऑक्सीजन। और अगर क्लोरीन से देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कैसे होता है? HCl, 1 हाइड्रोजन से 1 क्लोरीन का एटम, 1 भाग हाइड्रोजन और क्लोरीन का 35.5 भाग। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो 1 भाग हाइड्रोजन से क्रिया करे या 35.5 भाग क्लोरीन से क्रिया करे या 8 भाग ऑक्सीजन से, किसी एक से। लेकिन ये वेट्स फिक्स्ड है। These are our basis or standard. ये फिक्स्ड है। So that is how we define equivalent weight. अब हमको मालूम है कि कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं, और हर एक का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए। So that is next part we have to study. कुछ फार्मूले हैं जो कि अगर आप समझ करके याद कर लेंगे या सीख लेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। बाय द वे, अभी हम ये बताना चाहते हैं कि हम इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा है इससे, क्या इसकी उपयोगिता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। तो बेसिकली तो ये हम जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, इट प्रोसीड्स, इट इज स्टडीड इन 2 वेज। 2 तरह से हम इसको अध्ययन करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, कि क्या क्या पदार्थ रिएक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, क्रियाकारक हैं, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। कौन कौन सी चीजें बन रही, जो चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो CnO2 आर द reactants and carbon dioxide is the product. But that's not the end. हमारा अध्ययन यहीं पर नहीं पूरा होता। This is known as qualitative study of the reaction. गुणात्मक अध्ययन हुआ ये, यहाँ ये चीजें मिलती हैं तो ये बनता है। लेकिन साथ ही साथ हमको और भी कई बातें हमें समझना जरूरी होता है कि कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन से क्रिया करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। That is known as stoichiometric relation. स्टोकियोमेट्रिक, भारात्मक, कितना क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है। तो ये क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास,
या इक्विवेलेंट वेट का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और इसको समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम इसको समझ गए तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, विश्लेषणात्मक रसायन में हम अपने को बहुत ही कन्वीनियंट फील करेंगे, बड़ी आसानी से हम समझ पाएंगे। हमें आगे एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना भी है, खास तौर से विशेष रूप से अब कुछ ही दिनों में देखेंगे कि हम इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर मास और मोल वगैरह का हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अगर सॉल्यूशंस में रासायनिक क्रिया पदार्थ के भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करती है। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स लिक्विड हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स सॉल्यूशन हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स गैस हो सकते हैं, सॉलिड और गैस हो सकती है, सॉलिड और सॉल्यूशन हो सकता है, आई मीन लाइक दैट। सो इक्विवेलेंट का जहां तक सवाल है, इक्विवेलेंट वेट का है, ये खास तौर से when the reactions are performed in solutions, ये बहुत जरूरी है। घोल के रूप में, विलयन के रूप में जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट वेट का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, उसकी परिभाषा हम समझ चुके हैं। अब कुछ सूत्र हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, किस चीज का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। अब इनको आपको समझना है और ध्यान में रखना है। अगर कोई तत्व है, एलिमेंट है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द वैलेंसी। एलिमेंट का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को उसकी संयोजकता से डिवाइड कर। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी संयोजकता हिंदी में बोलते हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक तत्व का दूसरे तत्व से क्रिया करने की क्षमता को वैलेंसी नाम के द्वारा बताते हैं। और हर एक तत्व की वैलेंसी अलग अलग। वैलेंसी वैसे तो हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे आगे हैं। और ये वैलेंसी हर एक तत्व की अलग अलग होती है, वो आपको सीखना है। मान लीजिए कॉपर, कॉपर इज एन एलिमेंट। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना है, एक उदाहरण हमने ये दिया है, मास नंबर इज 63.5, सिंबल तो Cu है और इसकी संयोजकता या वैलेंसी 2 है। तो क्या किया हमने? कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए 63.5 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व कर लो, यू गेट 31.25। सिमिलरली कैल्शियम, मास नंबर इज 40 एंड कैल्शियम इज डाइवैलेंट। कैल्शियम का संयोजकता 2 होती है, 2 से आप डिवाइड करिए, 20 हो गया उसका इक्विवेलेंट वेट। एक बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हाँ, यहाँ पर अनिवार्यता है कि हम एलिमेंट का मास नंबर, ये एटॉमिक मास जाने या एटॉमिक वेट जाने और इस संयोजकता जाने। उसी प्रकार से आयंस होते हैं, आयंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट आर आयंस? कैटायंस, एनायंस, ऋणायन, धनायन, ये होते हैं। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज नॉट नाइदर एटॉमिक वेट nor atomic mass nor atomic number। दूसरा है कि that is formula weight। Formula weight is almost the same as atomic mass, but in certain cases it is a group of atom radical होता है, तो उसका हम उस भार निकालते हैं, उसको हमें एटॉमिक मास से अलग रखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से वजन निकाल लिया, और उस पे ऊपर जो चार्ज है, कैटायन है, ऋणायन है, धनायन है, जो भी चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हमें मालूम रहता है। 4 से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है Fe3 पॉजिटिव। अगर आप ध्यान दें
तो Fe3 पॉजिटिव इज फेरिक आयन और Fe का एटॉमिक मास 55.85 है और वही इसका फार्मूला मास भी है, फार्मूला वेट भी है और चार्ज 3 है, डिवाइड कर दीजिए 55.85 divided by 3 and that gives you the equivalent weight of this iron. एक और होता है आयरन से ही संबंधित, that is Fe2+, ये भी एक धनायन है, कैटायन है, लेकिन इसमें आवेश कितना है? 2 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फेरस, while this is known as ferric. अस और एक दो प्रकार के आयन होते हैं कैटायंस। लोअर चार्ज जिसमें होता है, कम चार्ज वाला अस कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और ये फेरिक हुआ। तो इसको भी उसी तरह से हम करते हैं 55.5 डिवाइडेड बाई चार्ज ये इज टू गेट दिस। एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव, 27 is the atomic mass of aluminum and that is also the formula weight of the iron. 3 से डिवाइड कर दीजिए, you get 9. So that is how we calculate equivalent weight. तो ये फॉर्मूले तो याद करना पड़ेगा। Then there are acids. So many acids are known to us. Sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, chloric acid, perchloric acid, acetic acid, oxalic acid, and like that, there would be a long list. और जैसा कि हमने आपको बताया है पहले भी कि हर एक एसिड में H जरूर होगा। जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही OH से रिएक्ट करते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन कौन से? एसिड के सूत्र वाले में ऐसे हाइड्रोजन आयन जो कि रिप्लेस हो जाएं, जो कि आयोनाइज हो जाएं, वो वाले। पानी में डिजॉल्व करो तो वो हाइड्रोजन आयन बना दे, रिप्लेस हो जाए किसी रिएक्शन में, डिस्प्लेस हो, निकल जाए, तो दैट इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो ये फार्मूला है एसिड, लेकिन क्या टर्म यूज करें? बेसिसिटी, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड और आयोनाइज्ड। अब मान लीजिए ये एसिड है, अगर आप इसको रिकॉल करें, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मास नंबर, ये एटॉमिक वेट अगर आप निकालेंगे, एटॉमिक मास इट इज 98 डिवाइडेड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, so equivalent weight is 49. Similarly, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर मास इसका 63 होता है, मॉलिक्यूलर वेट 63 डिवाइडेड बाय 1, एक हाइड्रोजन, तो इट इज 63। तो इस तरह से हम आपको एडवाइस देंगे, बताएंगे कि आप पूरा तमाम चीजों के इक्विवेलेंट वेट निकाल करके प्रैक्टिस कर लीजिए। सम मेथड्स एंड फॉर्मूले आर गिवन हियर। उसी तरह से बेस होता है, क्षार, क्षार में OH जरूर होता है। दिस कॉन्सेप्ट वी हैव डेवलप्ड। एनी बेस will have an OH, NaOH, KOH, CaOH, MgOH twice, CaOH twice, और इस तरह से तमाम बेसिस है तो OH जरूर होगा। क्या OH पानी में डिसॉल्व करके हाइड्रोलिसिस से बनेगा। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? अपघटन होता है, जल अपघटन। ज्यादा विवरण तो हम आगे पढ़ेंगे। OH जरूर बनेगा। तो कितने OH वो निकाल रहा है, कितने वो बन रहा है, OH छोड़ रहा है, तो उसकी एसिडिटी कही जाती है, एसिडिटी ऑफ द बेस। ध्यान दो, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, और इसी तरह से हमने ये निकाल लिए। KOH is 56 divided by 1, एक OH है। MgOH twice is 58, थोड़ा से यहाँ पर
छपा नहीं है, इट इज 58। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 58 आएगा। 24 is magnesium and H and O combined together 16 plus 1 17. 17 का दुगना करो 34, 34 and 24 combined add up you get 58. ठीक कर लें, it is 58। और चूंकि दो OH आयन है, डिवाइड कर लो, you get 29। So that is how we calculate the base, equivalent weight of a base. And finally, very important is how to calculate the molecular equivalent weight of a compound. अब आप देखिए कंपाउंड क्या है। कंपाउंड जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन के ऊपर कुछ चार्ज है और एनायन के ऊपर भी कुछ चार्ज है। दोनों के चार्जेस, दोनों के आवेश बराबर होते हैं तभी कंपाउंड न्यूट्रल होगा। तो उसके लिए बहुत सीधा तरीका यह है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड हम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय द टोटल चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन। उसको हम एन फैक्टर भी बोलते हैं। कुल आवेश, एक आयन के ऊपर नहीं, कंपाउंड के ऊपर जितने आयन हैं तो उनका टोटल चार्ज उससे डिवाइड कर दीजिए, यू गेट इक्विवेलेंट वेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, carbonate is 2 negative. Now, if you calculate the molecular mass of calcium carbonate, it is 100. और कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव। तो एक कार्बोनेट है, एक कैल्शियम है, दो हैं बराबर, एक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। That's why it is a total charge over the cation or anion. उसी को हम एन फैक्टर भी बोलते हैं। So 100 divided by 2, that is 50. Aluminum chloride, AlCl. Al is 3 positive और Cl 1 नेगेटिव होता है, लेकिन 3 क्लोरीन है तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 3 नेगेटिव। तो चाहे कैटायन का आप चार्ज देखिए, चाहे एनायन का देखिए, and that gives you 44. So this exercise along with the related formulae are very useful for us. इसको आप ध्यान से समझ लें, लिख लें, याद कर लें। Next, very important and another aspect, there is something like oxidizing agent. कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन में कोई रिएक्शन ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजन निकालता है, कोई पदार्थ, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट्स तो अलग हैं, वो हम पढ़ेंगे। कई तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, आयनिक इक्वेशन में। और जो शुरू में जो हमको ज्ञान होना चाहिए वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीजें हैं जो कि ऑक्सीजन निकालें, जो कि तुरंत अभिक्रिया कर सकें किसी दूसरी चीज से। ऑक्सीजन गैस नहीं, ऑक्सीजन एटम, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, 5 atoms. In this case, now there is a substance which is known as potassium permanganate. ये हम पढ़ चुके हैं। Potassium permanganate reacts with sulfuric acid concentrated, and the reaction takes place in 2 steps. When it is further allowed to react with ferrous sulfate, FeSO4. तो ये कौन से 2 स्टेप्स हैं, पद हैं रासायनिक क्रियाओं को, और उसको समीकरण हम कैसे लिखेंगे, ये सब हमको सीखना है और समझना। धीरे धीरे करके इसके सारे डिटेल्स हम सीख लेंगे
लेकिन अभी जहां पर तुल्यांकी भार का सवाल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, आपको ये मानना पड़ेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से रिएक्ट करके फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देता है, and therefore potassium permanganate is an oxidizing agent. Ferrous sulfate is a reducing agent, ऑक्सीकारक और अपचायक अवकारक। तो ये रिएक्शन इस तरह से होता है। परमैंगनेट इसको संतुलित किया है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है, और फर्स्ट स्टेप में तो हम देखते हैं 5 एटम नेसेंट ऑक्सीजन के निकल रहे हैं। 5O2 नहीं लिखा है, इट इज 5O, 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन तुरंत फेरस सल्फेट से फिर रिएक्ट करती है सोल्यूशन में ही, अभिक्रिया मिश्रण में। तो इट इज नॉट अवेलेबल टू अस फ्रीली। फ्रीली अगर अवेलेबल होता तो यहाँ O2 होता। इट इज फॉर्म्ड इन C2, रिएक्शन में ही बनता है, और ये फर्दर दूसरे स्टेप में रिएक्शन करता है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे स्टेप को हम फिर से देखें। Twice FeSO4, 3H2SO4 plus O. FeSO4 is ferrous sulfate and Fe2SO4 thrice is ferric sulfate. ये इसमें आयरन की वैलेंसी +2 है और फेरिक में +3 है। ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है और ये उसका रिड्यूस्ड स्टेट है। इसका ऑक्सीकरण हो गया और ये फेरिक सल्फेट में बदल गया। अब चूंकि हमें इक्वेशन संतुलित करना है, बैलेंस करना है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन निकल रही और यूज कितनी हो रही, 1। तो बैलेंस करने के लिए अगर किसी भी रिएक्शन को दोनों तरफ उसी कांस्टेंट से, उसी स्थिरांक से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज द राइट हैंड साइड, द इक्वेशन डजंट चेंज, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हमने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद जब हमने जोड़ा तो ये फाइनल इक्वेशन ये आता है। देख लीजिए, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो कैंसिल हो जाएगा, 5O ये है और 5O यहाँ है, जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये आपको एक प्रैक्टिस करना है इस इक्वेशन की, और इसको आप लिख करके कई बार इसकी आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और फिर देखें कि इसका इक्विवेलेंट वेट इसी रिएक्शन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी से हम कैलकुलेट करेंगे अभिक्रिया लिख करके, बिना रिएक्शन लिखे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कैलकुलेशंस। 5 एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और 5 मींस 80, 16 into 5, 80 parts by weight of oxygen are given out by KMnO4। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 158 आता है, और ट्वाइस KMnO4 यूज होता है। तो 2 into 158 are 316 parts by weight of permanganate। एक सीधा सा कैलकुलेशन जिसको कि हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 8 parts will be given by, solve it like this, you get 31.6। So the equivalent weight of potassium permanganate in acidic medium is 31.6। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको कई तरह से हम निकालते हैं, लेकिन शुरुआत में शुरू में एलिमेंट्री आइडिया अगर हम लेके चले तो हमारे कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते चले जाएंगे, हमसे किसी तरह की भूल नहीं होगी, और हम देखेंगे कि हम यही मेथड हमें ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि आगे और इसको हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट, अब जहां तक पोटेशियम परमैंगनेट का सवाल है, बहुत अच्छी बात है, अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में इसका पोटेशियम, इसका इक्विवेलेंट वेट अलग होता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है, और अल्कलाइन मीडियम में अलग अलग। तीनों तरह से ये ऑक्सीडाइज होता है परमैंगनेट।
इसलिए इसकी खासियत तो यही है, परमैंगनेट इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कली क्षार की उपस्थिति में KOH के प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पर हमने पहले ये पढ़ा था कि 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकलता है एसिडिक मीडियम में, उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 1 ऑक्सीजन एटम निकलता है। और न्यूट्रल मीडियम में मीन्स न एसिड है, न अम्ल है, पानी है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगेन ऑक्सीडेशन occurs by potassium permanganate. It acts as an oxidizing agent in all the 3 mediums: neutral, acidic and alkaline. तो लेकिन हर एक के रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। अब अल्कलाइन मीडियम में आपको KMnO4 का नाम तो याद रखना पड़ेगा। एक इज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड K2MnO4। देखिए K2MnO4 is totally different than KMnO4. K2MnO4 is potassium manganate. This is permanganate. MnO4 here, K2MnO4, it is dipositive. और यहाँ पर MnO4 one negative, uninegative. MnO4 is डाइनेगेटिव हियर, 2 नेगेटिव। तो इसको पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं, आप लिख लीजिए। और 1 एटम ऑक्सीजन का निकलता है। तो उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने एसिडिक मीडियम में किया। आई विल शो यू द कैलकुलेशंस अ लिटिल लेटर। न्यूट्रल मीडियम में 3 ऑक्सीजन। नाउ ऑफ कोर्स बिफोर माय ओन एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन। So equivalent weight of permanganate in acidic medium is calculated 31.6. In alkaline medium is, you have to calculate. In neutral medium you have to calculate. Then there is another substance K2Cr2O7. This is also an oxidizing agent, ऑक्सीकारक है, लेकिन ये एसिडिक में। इसका रिएक्शन ऐसे इस तरह से है। अब ये रिएक्शंस तो नेचुरली आपको याद तो करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तब याद करना पड़ेगा, रटना नहीं है। डोंट मग अप द रिएक्शंस, आई टेल यू। जहां हमने पकड़ लिया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा और हमें इक्वेशन बैलेंस करना आता है, तो हम बड़ी आसानी से इसको हम बना लेंगे। संतुलित कराना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीजन निकालेगा। कितने ऑक्सीजन निकलेंगे, क्या प्रोडक्ट्स होगा, ये सब प्रैक्टिस से धीरे धीरे करके आप सीख लेंगे। देन नेक्स्ट लेट अस सी, मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे इसका कैलकुलेशन। सो इट इज हियर द इक्वेशन आई हैड गिवन यू। इन अल्कलाइन मीडियम 1 ऑक्सीजन एटम निकलता है। 1 ऑक्सीजन मतलब 16 पार्ट्स। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 KMnO4 मींस 316। 158.5 तो ले लेंगे तो 317 हो जाएगा, अदरवाइज इट इज 158 316 parts by weight. Actually it is not 158.5, it is 158. So it is 31.6, 316 parts by weight. 16 भाग से 316 भाग निकलता है। 8 parts equivalent weight की परिभाषा डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है। It is 8 parts by weight. The 8 parts will be liberated by 158. The equivalent weight of permanganate in alkaline medium is 158. Similarly, equivalent weight of nitric acid, potassium permanganate is in neutral medium is 52.36. रिएक्शन वही है जो हमने पढ़ा हुआ है।
Then another substance is potassium dichromate. अब इसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत सरल। ऑफ कोर्स ये समझना पड़ेगा कितना ऑक्सीजन निकल रहा है कितने डाइक्रोमेट्स, और मोलार मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोलार मास अगर डाइक्रोमेट का हम कैलकुलेट करें तो 294 आता है। इस तरह से 2 into 2K है ना, 2 into 39.098, Cr is 51. Cr is chromium and 2 chromium is there, so it is 51.996, and oxygen 7 into 16, so that gives you 294. So 48 parts of oxygen is given by 294 parts of dichromate, therefore 8 parts will be given by 40. So 49 is the equivalent weight of. अब ये सब याद रखना पड़ेगा। और अच्छा तो ये हो कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके इक्विवेलेंट वेट आप हमेशा याद रखें। कैलकुलेशन करके तो हम कभी भी निकाल लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो याद भी हो जाता है, दिमाग से जल्दी निकलता नहीं। दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। नाउ देयर इज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने पढ़ा ये इक्विवेलेंट वेट का ये फार्मूला, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम oxidizes ferrous sulfate to ferric sulfate. So ferrous sulfate is a reducing agent, अपचायक है, अवकारक है, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन निकालता है एसिडिक मीडियम में। इस तरह से अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। Therefore the reaction takes place in acidic medium, और ये रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। तो अब फिर इसमें उसको बैलेंस उसी तरह से किया, बिल्कुल वही रिएक्शन है, और हमने इसको एडजस्ट किया, और हमने फिर से कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए किया। 1 atom of oxygen, that is 16 parts by weight of oxygen. 1 atom is 16. Here 1 atom is used, reduces 2 molecular weight, 2 molar mass of ferrous sulfate. और ferrous sulfate का अगर हम कैलकुलेट करें, it is 278. 2 into 278 parts of FeSO4 not 7H2. अब FeSO4 7H2 को हम यूज करते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में 7H2O लिखना कोई जरूरी नहीं। इट इज a neutral water molecule associated with each molecule of ferrous sulfate. तो उससे तो और ये सॉल्यूशन में होता है इस रिएक्शन, तो need not write this 7H2. And then we calculate that 8 parts by weight will reduce 278. So molecular weight of ferrous sulfate is 278. Okay. Practice it and learn how to calculate equivalent weight. Now, here are certain questions or exercises. Practice questions, I call it. Some of them I have tried to explain you and solve. Please go through it. Calcium is divalent. Calcium is an element. अभी पहले हम बता चुके हैं. Molecular mass of the element, molecular weight of the element divided by its valency. You get 2. Aluminum 27/3 is equal to 9. तो इस तरह से निकला। ये आंसर भी हमने दे दिया, लेकिन कैसे निकला वो भी हमने समझा दिया यहाँ पर। और इस तरह के कई सवाल। सल्फ्यूरिक एसिड का भी मैं बता चुका हूँ। It is an acid, contains 2 hydrogen. Molar mass is 98/2. Now look here. A very important example is that of acetic acid. ये भी एसिड है, और
इसका फार्मूला है CH3COOH। अब अगर आप इसमें देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, H3 and H4, but all these 4 hydrogen atoms are not ionizable. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे और पढ़ेंगे, ये तो एक मिथाइल ग्रुप है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये आयोनाइज नहीं होता। इट इज दिस कार्बोक्सिलेट आयन, अब इसको हम बोलते हैं, ये एक एटम आयोनाइज होता है। तो इसका फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एसिड, हमने पढ़ा है ये, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एक हाइड्रोजन एटम है, बेसिसिटी 1 है, 1 से डिवाइड करो और मॉलिक्यूलर वेट तो इसका 60 होता है, गेट 60। नाइट्रिक एसिड भी 63 एंड दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। बी केयरफुल, it's important. Oxalic acid is a common reagent used in analytical chemistry. Just as potassium permanganate, bichromate, ferrous sulfate, these are common oxidizing reducing acid. तो ये तो याद रखना पड़ेगा। Now H2C2O4 not twice H2O. This is known as oxalic acid. इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब अगर इसमें हम हाइड्रोजन देखें, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन देखें तो 4 and 2 6 हाइड्रोजन एटम, तो 126 को 2 से डिवाइड करें या 6 से करें, 6 से नहीं करेंगे, even though apparently it appears that there are 6 atoms of hydrogen. Why? Because 2H2O जो कि H2O के साथ है, ये तो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल है, ये तो डिस्प्लेस हो गई नहीं, ये आयोनाइज हो गई नहीं। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम और डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या बेसिसिटी बताने वाला हाइड्रोजन एटम तो 2 है, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब सिमिलरली another example, important example, that is sodium carbonate, 2H2O। अब आप देखिए CaOH twice, NaOH, MgOH twice, KOH, सब में OH फार्मूले में ही, और ये सोडियम कार्बोनेट तो ऐसा है कि OH कहीं दिखता ही नहीं, तो इसकी बेसिसिटी कैसे निकलेगी? एसिडिटी। ये जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एक अभिक्रिया करता है, एक रिएक्शन करता है, एनायन बनाता है। that reaction is known as hydrolysis, reaction of sodium carbonate in water. It forms OH ion और 2OH नेगेटिव देता है, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 हो गई। सो सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, फार्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एंड इफ यू कैलकुलेट लाइक दिस यू गेट 50। एल्यूमिनियम सल्फेट, वो एन फैक्टर वाला जो हमने बताया, Al2SO4 थ्राइस, ये फार्मूला है। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव, लेकिन 3 सल्फेट है, टोटल चार्ज कितना हो गया? 6। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, लेकिन 2 एल्यूमिनियम है, टोटल चार्ज कितना हो गया? 6। सो फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n factor, that is 6, and you get it. So it is 57. इसी तरह से बेरियम क्लोराइड का 122.13, and like that a number of examples are there in your book. आप धीरे धीरे करके सब प्रैक्टिस कर लीजिए, that will be of much use to you. Okay, we stop here, and before we close, I'd like to tell you again why have we studied atomic number, mass number, molecular mass, atomic mass, molecular weight and equivalent weight. ये सब पढ़े क्यों हमने? What's the use? Utility क्या है?
यूटिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले संकेत किया था, हिंट किया था, पॉइंट आउट किया था कि किसी भी रिएक्शन को दो तरह से हम पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। भारात्मक हिसाब से, स्टोकियोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, कि कितनी चीज रिएक्ट करके कितना बना रहा है पदार्थ। और भी कई बातें हम रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं, वो तो धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। लेकिन जहां तक स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का सवाल है, स्टोकियोमेट्री समझने का सवाल है, ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है और समय समय पर, रादर वेरी फ्रीक्वेंटली, हमेशा इसको यूज करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हम पहले शुरुआत में हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हमने ज्यादा केमिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से, जो एलिमेंट्री है, मूलभूत जो तरीका है, उसके हिसाब से आपको इतना तो पूरी तरह से, अच्छी तरह से याद करके अपना फाउंडेशन आगे पढ़ने के लिए तैयार करना। ओके, वी स्टॉप हियर एंड होप टू meet you again soon. Thank you. Please do subscribe.